नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जागलान आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सॉल्यूशन पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम भूगोल में महाद्वीप पढ़ रहे हैं और उसी कड़ी में आज हमारा अगला जो महाद्वीप है भाई, वो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। आज मैंने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में कुछ चीज़ें पहले से लिख के रखी हैं, तो वो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। आपका ज़्यादा समय भी बर्बाद नहीं हो और आपको बातें भी पूरी बताई जा सकें, इसके लिए मैंने एक पूरा डायग्राम बनाया है। तो आप जल्दी से क्लास से जुड़िए। सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और उसके बाद आप क्लास को बड़े ध्यान से पढ़िए। आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है और आज की क्लास में मैं पूरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप कंप्लीट करवाने वाला हूँ। बाकी महाद्वीप दो दो क्लासों में थे, ये एक ही क्लास में कंप्लीट करवाएंगे। तो आप जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए और आज की क्लास का आनंद लीजिए। सबसे पहले फिर से बता देता हूं, ये किस किस परीक्षाओं में आने वाली चीजें हैं। दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा में कोई भी परीक्षा होती है सब में आता है। इसके बाद मैं बता दूं, सीटेट, आरटेट, एचटेट, तीनों में ये, चाहे टीजीटी आर्ट्स से हो और या पीजीटी ज्योग्राफी हो, एचटेट हरियाणा में, सभी में ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो आप बड़े ध्यान से पढ़ें। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, आपका ये जो महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसके ऊपर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। पिछले महाद्वीप में हमने पढ़ा था यहाँ पैनामा नहर बनाई गई है। कौन सी नहर बनाई गई है? पैनामा नहर। पैनामा नहर पैनामा जलसंधि को काटकर बनाई गई है और ये पैनामा जलसंधि जो है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। इसके चारों ओर बाकी पानी है। यहां दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर है और पूर्व में अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर है और आप देखोगे तो ऊपर जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप उत्तर में और दक्षिण में, ये दोनों महासागर नीचे से आपस में मिल जाते हैं। तो एक ही महाद्वीप ऐसा है उत्तरी अमेरिका जिसके साथ स्थल लगता है दक्षिण अमेरिका का और उसको काट के पैनामा नहर बनाई गई है और पैनामा नहर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। यह आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप विश्व का क्षेत्रफल में चौथा बड़ा महाद्वीप है। आपको खुद को पता है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरा बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका और चौथा जो महाद्वीप है वो दक्षिण अमेरिका है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका है। ओके भी, बात क्लियर है। उसके बाद आप देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है, 1.78 करोड़, लगभग 2 करोड़ पे फैला हुआ है और ये विश्व का 11.9% भाग है। मैंने बहुत बार आपको एक बात बताई है कि विश्व का मतलब होता है केवल महाद्वीपों का और पृथ्वी का मतलब होता है महाद्वीप और महासागर दोनों का। तो ये विश्व के लगभग 11.9% भाग पे फैला हुआ है और चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद इस महाद्वीप में कुछ शब्दों की बड़ी समस्याएं हैं और वो मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने सुना भी होगा, मध्य अमेरिका क्या है, लैटिन अमेरिका क्या है, दक्षिणी अमेरिका क्या है और अमेरिका महाद्वीप क्या है। अमेरिका महाद्वीप उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका दोनों होते हैं। उसके बाद देखिए आप, सबसे पहले इस महाद्वीप का आकार त्रिभुजाकार है, बिल्कुल आपके सामने है। लैटिन अमेरिका एक शब्द है। लैटिन अमेरिका का मतलब वास्तव में हम देखें तो यहां पुर्तगाली भाषा बोली जाती थी और जहां जहां पुर्तगाली भाषा बोली गई उसको लैटिन अमेरिका कहा गया। तो लैटिन अमेरिका जो आपका है वो यहां से शुरू हो जाता है उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको देश से, मैक्सिको से होता हुआ, और यहां आपको पता है छोटे छोटे देश हैं जो आप जिनको मध्य अमेरिका के देश कहते हो। इन्हीं का एक देश पैनामा भी है और पैनामा को काट के पैनामा नहर बनाई गई है। तो मैक्सिको, मध्य अमेरिका प्लस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और पूरा वेस्ट इंडीज, ये आपका कौन है? वेस्ट इंडीज। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जैसे ब्रिटेन
ब्रिटेन कोई देश का नाम नहीं है, वैसे वेस्ट इंडीज भी कोई देश का नाम नहीं है। वेस्ट इंडीज जो है उसका मतलब पश्चिमी द्वीप समूह, ये छोटे छोटे द्वीपीय देशों का समूह है जो कैरेबियन सागर में स्थित है। तो ये वेस्ट इंडीज। अब देखो आपको मैंने लिख के बताया, लैटिन अमेरिका किसको कहेंगे? दक्षिण अमेरिका पूरा महाद्वीप, मध्य अमेरिका पश्चिमी द्वीप समूह और मैक्सिको, इन सब को लैटिन अमेरिका कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इंपॉर्टेंट की पावर 10,000 बात है, याद रखना आप इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इनको अलग अलग देखते हैं कि किस में क्या आता है। तो आप देखिए सबसे पहले दक्षिणी अमेरिका में क्या आता है। तो दक्षिण अमेरिका एक महाद्वीप है जिसमें कुल 15 देश है। महाद्वीप जो है वो भौतिक चीज है, भौतिकता के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। और महाद्वीप का मतलब होता है स्थल का वह भाग जो दूर दूर तक फैला हुआ हो और अलग थलग हो। तो महाद्वीप भौतिक है, भौतिक परिप्रेक्ष्य में है। और ये जो है ये बोली के आधार पर क्षेत्रीय नाम है। जैसे आप देखिए राजस्थान में मरुस्थल है, भौतिक है मरुस्थलवाद। उसमें शेखावाटी है, शेखावाटी, तो शेखावाटी कोई भौतिक वर्गीकरण नहीं है, वो तो वहां शेखावाटी बोली के आधार पे नाम हो गया। ऐसे ही इसको लैटिन अमेरिका कहा जाता है। और लैटिन अमेरिका में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पूरा आता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल 15 देश है जो आपके सामने मानचित्र है। देखिए आप, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, बोलिविया, पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, ब्राजील। सबसे बड़ा देश जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का वो ब्राजील है। और दूसरा बड़ा देश जो है वो अर्जेंटीना है। और सबसे छोटा देश यहां पे है, यहां पे, और उस देश का नाम है फोकलैंड। फोकलैंड, रीट वाले बच्चे ध्यान रखें, यहाँ फोकलैंड द्वीप के पास फोकलैंड धारा भी बहेगी, ओके, जो ठंडी जल धारा होगी। फोकलैंड के ऊपर यूके का अधिकार है, ये एक देश है, यूके का अधिकार है इसके ऊपर। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 15 देश हैं। सबसे बड़ा देश ब्राजील, दूसरा अर्जेंटीना, सबसे छोटा फोकलैंड, ओके भी। उसके बाद आपको एक बात का पता होना चाहिए कि दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है लगभग। लेकिन आप देखिए इसके 0 डिग्री अक्षांश और मकर रेखा दोनों इसके बीच से गुजरती हैं। मकर रेखा दोनों इसके बीच से गुजरती हैं। यदि आप पूरे महाद्वीप की बात करो तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप 12 डिग्री 28 मिनट उत्तर से प्रारंभ होता है और 55 डिग्री 59 मिनट दक्षिण तक फैला हुआ है। मतलब आप 0 डिग्री से ऊपर भी है और मकर रेखा से नीचे भी है, बिल्कुल भी। और इससे 0 डिग्री अक्षांश जो है वो 3 देशों से गुजरती है, एक ब्राजील से, 2 नंबर कोलंबिया से और 3 नंबर इक्वेडोर से। 0 डिग्री अक्षांश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों से गुजरती है, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वेडोर से। और मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है देखिए आप, एक ब्राजील, ब्राजील या नीचे तक आया हुआ है, ब्राजील बड़ा देश है। अरे विश्व का क्षेत्रफल में 5वां बड़ा देश है, जनसंख्या में 5वां बड़ा देश है, सेम क्रम है इसका। और इसके बाद देखिए ब्राजील के बाद प्रागवे, प्रागवे के बाद अर्जेंटीना और अर्जेंटीना के बाद चिली। मकर रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 4 देशों से गुजरती है। यह आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। उसके बाद आप देखिए मध्य अमेरिका क्या है। तो आप यदि मानचित्र में देखना चाहो तो ये मध्य अमेरिका है, मध्य अमेरिका है। इस मैक्सिको को और इन छोटे छोटे देशों को मध्य अमेरिका कहते हैं। मैक्सिको जो है वो भी मध्य अमेरिका का देश है। तो मध्य अमेरिका में देश देखिए, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, वेलिस, एल साल्वाडोर, डोडुरास, निकारागुआ, कोस्ट्रिका और पैनामा। ये छोटे छोटे देश यहाँ पे हैं, ये सब देश यहाँ पे हैं। ये पैनामा देश है जिसको काट के पैनामा नहर बनाई गई है। तो इन सब को एक साथ मध्य अमेरिका कहते हैं।
फिर इसमें लैटिन अमेरिका में वेस्ट इंडीज शामिल है। देखो ये वेस्ट इंडीज है, ये कैरेबियन द्वीप समूह है, कैरेबियन सागर में है तो कैरेबियन द्वीप समूह है। और इनको वेस्ट इंडीज पश्चिम में, पृथ्वी के पश्चिम में, पूर्व में इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, कंबोडिया वो वाले हैं, तो उनको पूर्वी द्वीप समूह कहते हैं, इनको पश्चिमी द्वीप समूह कहते हैं। और यहां पश्चिमी द्वीप समूह में 13 मुख्य देश हैं। देखो बहमास, क्यूबा, हैती, डोमिनिकन गणतंत्र, एंटीगुआ, बारबाडोस, बर्मुडा, जमैका, ट्रिनिडाद व टोबैगो, पोर्टो रिको, सेंट लूसिया, वर्जिन द्वीप समूह, सेंट विसेंट, ये सारे द्वीप जो हैं ये द्वीपीय देश हैं। और इन द्वीपीय अलग अलग देश हैं, इनकी राजधानी अलग अलग है, इनके प्रधानमंत्री अलग अलग बनते हैं, सारी चीजें अलग हैं, लेकिन इन सबको एक साथ पश्चिमी द्वीप समूह वेस्ट इंडीज कहते हैं। तभी तो एक कहावत होती है कि वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, वेस्ट इंडीज छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, द्वीपीय देशों का समूह है। और इस प्रकार आपके सामने पूरी स्थिति क्लियर होगी। दक्षिण अमेरिका कौन है, मध्य अमेरिका कौन है और वेस्ट इंडीज कौन है। आप अब एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ये स्क्रीनशॉट बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्क्रीनशॉट है, आपके पास जानकारी के लिए बहुत जरूरी है, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद मैं आपको आगे की बात बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके भी, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, तो अब देखिए आप, अब लैटिन अमेरिका क्या है, मध्य अमेरिका क्या है, वेस्ट इंडीज क्या है, ये सारी बातें आपकी क्लियर हो गई। अब मैं सिर्फ और सिर्फ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करने वाला हूं, तो आपको सबसे पहले बात दोबारा से बता देता हूं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा महाद्वीप है। ओके भी, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका आकार त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार। इसका अधिकांश भाग जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है, लेकिन यदि आप एक्यूरेट बात करो तो ये 12 डिग्री 28 मिनट उत्तर से शुरू होके और 55 डिग्री 59 मिनट दक्षिण तक है। आपको ये भी बता दूं कि जो बसे हुए महाद्वीप है जिन पे लोग पाए जाते हैं उनमें सबसे दक्षिण में यही है, क्योंकि इससे नीचे सिर्फ अंटार्कटिका जो ध्रुव के आसपास है उसकी बात हम नहीं करेंगे। एक बार देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में इसका अधिकांश भाग है, और ये जो महाद्वीप है इससे 0 डिग्री अक्षांश, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा और एक मकर रेखा, दोनों रेखा गुजरती हैं। मैंने आपको बताया विषुवत रेखा ब्राजील, कोलंबिया, इक्वेडोर से गुजरती है। मकर रेखा ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना और चिली से गुजरती है, बिल्कुल भी चिली से गुजरती है। तो ये आपकी कुछ बातें हैं। अब मैं आपको बताता हूं सबसे बड़ा देश जो है ब्राजील, उस ब्राजील की बातें बताता हूं आपको। सबसे पहले तो आप देखिए ब्राजील कितना बड़ा देश है, यहां से प्रारंभ हो जाता है और ये ऐसे करके और यहां तक फैला हुआ है। बहुत बड़ा देश है ब्राजील। ब्राजील जो है क्षेत्रफल में दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है, बिल्कुल सबसे बड़ा देश है। और जनसंख्या में भी बड़ा देश यही है, जनसंख्या में भी दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है। और मैं बात आपको विश्व की बताऊं तो विश्व में इसका 5वां स्थान है, 5वां स्थान है। ब्राजील का क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से ही 5वां स्थान है भी ब्राजील का। तो ब्राजील एक बड़ा देश है, आपको समझ में आई ये बात। उसके बाद देखिए यहां पे एक और देश है, ऐसे देश छोटे छोटे देश हैं। तो ब्राजील की एक खास बात और है, ब्राजील की खास बात यह है भी कि आप देखोगे तो चिल्ली व इक्वेडोर को छोड़कर दक्षिणी अमेरिका के सभी देशों से सीमा बनाता है, सभी देशों से सीमा बनाता है। बात समझ में आई? सिर्फ इक्वेडोर
और आपका चिली, दो देश ऐसे हैं जिनकी दक्षिण ब्राजील से सीमा नहीं लगती, बाकी सबके साथ सीमा लगती है। बहुत बड़ा देश है तो लगेगी भी, सबके साथ सीमा लगती है। अगली बात, यह एक ऐसा देश है जिससे विषुवत रेखा भी गुजरती है, तो ये तो मैंने आपको अभी बताया ही है, और मकर रेखा भी गुजरती है। विषुवत रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है, विषुवत रेखा के ऊपर भी बहुत बड़ा है, तो बिल्कुल इससे विषुवत रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। किससे? ब्राजील से। बिल्कुल सही बात है भाई। उसके बाद देखिए, तो आप खुद समझ गए होंगे कि भाई जब इसका अधिकांश भाग मकर रेखा और विषुवत रेखा के बीच में, तो ये तो उष्ण कटिबंध होता है। उष्ण कटिबंध कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का भाग होता है, विषुवत रेखा के आसपास का। तो इस देश की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। आपको पता चल गया, विषुवत रेखा इसके ऊपर से गुजरती है और विषुवत रेखे प्रदेश में प्रतिदिन दोपहर 2 बजे बाद मूसलाधार वर्षा होती है। और आपको पता है कि विषुवत रेखा के आसपास सघन सदाबहार वन पाए जाते हैं, और सघन सदाबहार वन जो होते हैं उनमें विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो यह विश्व में जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न देश है। और पटवार के बच्चों के भी एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि उनके एक टॉपिक है जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी। तो याद रखें, भारत से जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न देश ब्राजील ही है, क्योंकि ब्राजील जो है उससे विषुवत रेखा गुजरती है और ये विश्व में सबसे बड़ा सघन वनों वाला क्षेत्र है, विषुवत रेखे सदाबहार वनों वाला क्षेत्र है। तो आप समझ गए, उष्ण कटिबंधीय देश है और यह देश जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न देश है। जैव विविधता की दृष्टि से कैसा देश है भी? संपन्न। बिल्कुल जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न देश है। उसके बाद देखिए, ब्राजील की और क्या खास बात है, यहां कहुआ का उत्पादन होता है। कहुआ जिसे कॉफी बनती है। भारत में बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में कहुआ के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहां कहुआ का उत्पादन होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, ये कहुआ का मूल देश है। सर्वाधिक कहुआ का उत्पादन ब्राजील में होता है। और यहां कहुआ के जो बाग होते हैं उसको फेजेंडा कहा जाता है। फेजेंडा ये वहां की भाषा का शब्द है, इसका कोई मतलब नहीं है, बाग ही मतलब है। और एक यहां कहुआ के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है, उसको टेरोरोसा या टेरारोसा कहा जाता है। ये क्या होती है टेरारोसा? टेरारोसा एक ऐसी मिट्टी होती है जिसमें चुन्ना पत्थर एवं लोहा की अधिकता होती है, और जब बारिश होती है तो चुन्ना पत्थर बह जाता है और पीछे मिट्टी में लोहे की अधिकता रह जाती है, और इस लोहे की अधिकता वाली मिट्टी को टेरारोसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेरारोसा मिट्टी। ब्राजील कहुआ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फेजेंडा कहुआ के बागों को फेजेंडा कहते हैं। कहुआ के लिए उपयुक्त मिट्टी को टेरारोसा मिट्टी कहते हैं। बात समझ में आई होगी। उसके बाद मैं आपको बता दूं, ब्राजील जो है भी, इसमें एक क्षेत्र है, जैसे भारत में छोटा नागपुर पठार खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही आपके ब्राजील जो है वह मिनास गिराइस प्रमुख खनिज क्षेत्र है भी। सबसे ज्यादा ब्राजील के जो खनिज हैं वो मिनास गेराइस नामक क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बता दूं, ब्राजील में विश्व के सबसे ज्यादा गोवंश पाए जाते हैं। 2 नंबर पे भारत में पाए जाते हैं। हम सोचते हैं भारत में ज्यादा, बिल्कुल गलत बात है। भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है, यहाँ भैंस ज्यादा पाली जाती हैं, वहां पे भी गाय ज्यादा पाली जाती हैं, तो यहाँ गोवंश ज्यादा पाए जाते हैं। एक बात और याद रखें, साओ पोलो जो है वो कहुआ की सबसे बड़ी मंडी है।
विश्व की सबसे बड़ी कौवा की मंडी साओ पोलो है, जो ब्राजील में स्थित है। और आपको पता होना चाहिए इसी के निकट बंदरगाह बनी हुई, बंदरगाह सबसे बड़ी कौवा बंदरगाह है। तो ये आपकी ब्राजील की कुछ खास बातें थी। एक बात और बतानी है, वो और बता देता हूं। ब्राजील की राजधानी कहां है? तो ब्राजील की राजधानी यहां है, ओके भी यहां है, और उसका नाम है, ब्राजील की राजधानी का नाम है ब्रासिलिया। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश है, तो तुम्हें समझ में आ ही गया। इसकी राजधानी जो है वो ब्रासिलिया, ब्रासिलिया या ब्राजीलिया कहते हैं, ब्रासिलिया या ब्राजीलिया कहते हैं इसको, बिल्कुल सही बात है भी। और ये ब्रासिलिया जो है वो एक नियोजित नगर है, नियोजित, और इसको ऐसे क्रॉस के निशान पर बसाया गया है, क्रॉस के निशान पर। थोड़ा सा हाँ बड़ा छोटा हो गया। क्रॉस जो चर्च के ऊपर निशान नहीं लगा होता क्या, उसके निशान पे ग्रिड प्रणाली पाई जाती। ग्रिड का मतलब सब रास्ते चोरस काटते हैं। जैसे भारत में चंडीगढ़, जयपुर, गांधीनगर, गांधीनगर नियोजित नगर हैं, वैसे ही विश्व में ब्रासीलिया और पाकिस्तान का इस्लामाबाद, ये जो हैं भाई ये नियोजित नगर हैं। नियोजित नगर होता है खाली जगह पे पहले पूरी प्लान के साथ नगर बसाया जाता है। तो ब्रासीलिया एक नियोजित नगर का उदाहरण है जो ग्रिड प्रणाली के ऊपर आधारित है, क्रॉस के निशान पे बसाया गया है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बात थी दक्षिण अमेरिका की, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आगे की बात आपको पुनः बताता हूं कि ब्राजील की जो बातें मैंने आपको बताई वो कितनी समझ में आई। एक बात और भी हम ब्राजील की कर सकते हैं कि यहां मैग्नीज का उत्पादन होता है। मैग्नीज का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक नहीं होता, यहां दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन ब्राजील में ही होता है। और यहां अमापा की खान है, अमापा की खान, अमापा खान जो है वो पूरे विश्व में ब्राजील की अमापा खान पूरे विश्व में मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको पता होनी चाहिए। तो दक्षिण अमेरिका में जो सबसे प्रमुख देश था ब्राजील, उस ब्राजील देश की बात हमने की। धीरे धीरे मैं एक एक करके आपको 3-4 देशों की बातें बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस महाद्वीप में, उन सब की बातें बताने वाला हूं। 2 नंबर पे हम देखते हैं अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की बात करें तो क्षेत्रफल में दूसरा बड़ा महाद्वीप, बिल्कुल भी क्षेत्रफल में कौन सा नंबर है इसका? दूसरा, दक्षिण अमेरिका में। ओके, दक्षिण अमेरिका में दूसरा है। और आपको पता भी होगा क्षेत्रफल में जब हम बात करते हैं तो भारत का 7वां स्थान आता है, और 8वां देश जो क्षेत्रफल में विश्व में सबसे बड़ा होता है वो अर्जेंटीना ही होता है। तो आपको वैसे भी अर्जेंटीना की तो जानकारी है ही। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दूसरा बड़ा देश है क्षेत्रफल में। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का दूसरा बड़ा देश क्षेत्रफल में है भई। ये दूसरा बड़ा देश जो है ये क्षेत्रफल में, आपको बता दूं इसके बाद। और जनसंख्या की बात करें आप, जनसंख्या की, तो जनसंख्या में ब्राजील व कोलंबिया के बाद 3rd स्थान है। याद रखना, जनसंख्या सर्वाधिक ब्राजील में, सेकंड कोलंबिया में, और 3rd नंबर पे किसका नंबर आएगा? अर्जेंटीना का। तो जनसंख्या में 3रा स्थान है, बिल्कुल सही बात है। और एक खास बात और है भी यहां की, और वो क्या खास बात है कि यहां की 90% जनसंख्या नगरों में रहती है। तो ये एक उच्च नगरीकृत देश है, बिल्कुल उच्च नगरीकृत, मतलब यहाँ के ज़्यादातर लोग जो हैं वो नगरों में रहते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद
अर्जेंटीना जो है वो आपको खुद को दिख रहा है कि अधिकांश भाग मकर रेखा के नीचे है। मकर रेखा के नीचे 23.5 से 66.5 के बीच का भाग जो होता है वो शीतोष्ण कटिबंध होता है। तो यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय देश है, शीतोष्ण कटिबंधीय देश। और जो बच्चा भी थोड़ी सी भी भूगोल की जानकारी रखता है उसको एक बात का पता है, शीतोष्ण कटिबंध जो होता है वहां पछुआ पवन चलती है। पछुआ पवन, पछुआ पवन का मतलब जो पश्चिम से आती हैं। तो यहां पश्चिम से पवन इधर से आएंगी, आपको पता है, और पश्चिम से पवन आएंगी तो यहां एक पर्वत है वो इसको रोक लेगा, और रोक लेगा तो फिर यहां पर्वत एंडीज पर्वत उसके ऊपर चढ़ेंगी, फिर पवन नीचे उतरेंगे। और इसीलिए यहां अर्जेंटीना में पेंटागोनिया का मरुस्थल स्थित है। पेंटागोनिया का मरुस्थल जो कि एक ठंडा मरुस्थल है, और जहां इसका वृष्टि छाया क्षेत्र नहीं है, वृष्टि छाया क्षेत्र बन गए वैसे तो फिर यहां क्या होगा, वर्षा बहुत कम होगी। और वर्षा कम होगी तो क्या पाए जाएंगे, घास के मैदान। जहां वर्षा बहुत कम होगी वहां मरुस्थल बन जाएगा, और जहां थोड़ी बहुत हो जाएगी वहां घास के मैदान बनेंगे। और यहां घास के मैदान पाए जाते हैं, और उन घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है, पंपास। और इस पंपास में गेहूं की खेती होती है, गेहूं की खेती। आपको खुद को पता ही है भी कि गेहूं जो होता है वो शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, उसको बोते समय सर्दी चाहिए और काटते समय गर्मी चाहिए। तो गर्मी और सर्दी, शीतोष्ण, शीतोष्ण का मतलब क्या है, शीत और उष्ण दोनों। तो यहां बिल्कुल गेहूं की खेती होती है, और यहां जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको पंपास कहते हैं। और इसमें एक मरुस्थल पाया जाता है, पेंटागोनिया मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल। पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है भी वो कहां है, अर्जेंटीना में। और ये एक कैसा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल। और जो बच्चा भूगोल की बारीकी से जानकारी चाहता है उसको बता देता हूं, यहां एंडीज पर्वत है, और ये पछुआ पवन एंडीज पर्वत के ऊपर चढ़ के वहां नीचे उतरती हैं, और नीचे उतरेंगी तो वहां वृष्टि छाया क्षेत्र होगा। और वृष्टि छाया क्षेत्र में ये एंडीज पर्वत के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित मरुस्थल है। बात समझ में आ गई। अब एक बात और बता देता हूं कि कई बार बच्चों को लगता है सर इस पंपास का क्या अर्थ है। ये पंपास जो शब्द है ना, ये हमारे आम बोली का शब्द है, और ये स्पेनिश भाषा का शब्द, स्पेनी भाषा का शब्द है, और इसका मतलब होता है दूर तक फैला मैदान, दूर तक फैला मैदान। तो आपको बात समझ में आ गई। अर्जेंटीना जो है भी वो मांस के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, मांस के निर्यात के लिए। यहां जो है पशुधन, क्योंकि आप खुद एक बात है, ये घास के मैदान है तो यहां खेती ज्यादा नहीं होती। अरे जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है वहां कृषि हो सकती है, लेकिन जहां वर्षा 25 से 50 के बीच होती है वहां सिर्फ घास उगेगा। तो उस घास में पशुचारण हो सकता है, इसलिए यहां पशुचारण ज्यादा होता है। तो यहां की अर्थव्यवस्था मांस पे भी निर्भर है। ये विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल में दूसरा बड़ा देश है, जनसंख्या में तीसरा बड़ा देश है, 90% जनसंख्या नगरों में रहती है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का देश है, पछुआ पवनें चलती हैं, और एंडीज पर्वत के कारण वो अवरोध हो जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र के कारण मरुस्थल बन जाता है, और पछुआ पवनों के क्षेत्र में घास के मैदान पाए जाते हैं जिनको पंपास कहते हैं। पंपास में गेहूं की खेती होती है। तो आपको बात समझ में आई होगी है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, उसके बाद मैं आगे की बात बताऊंगा। ओके, अब इसके बाद हम एक देश की बात और करेंगे सिर्फ, और उसकी भी मैं सीधी सी बता देता हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें उसमें हैं भी नहीं। ये आपका एक देश है चिल्ली। चिल्ली का मतलब होता है मिर्च के समान लंबाकार देश, बिल्कुल लंबाकार देश है। और इस चिल्ली की खास बात क्या है, देखिए इस चिल्ली में तांबा उत्पादन सर्वाधिक होता है, और यहां तांबे के खान चुकविक माटा या चुकिक माता जो विश्व की
विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है, सबसे बड़ी तांबे की खान है, बिल्कुल भी। विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान कौन सी? चुक्विकमाटा है, आपको पता होना चाहिए। और ये जो है भी, ये लंबाकार देश है, आपके सामने है। और इसी चुक्विकमाटा का क्वेश्चन भी हजारों बार आ चुका है, तो ये बात इंपॉर्टेंट की पावर 10,000 है। विश्व की सबसे बड़ी तांबा उत्पादक खान कौन सी? चुक्विकमाटा। विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश कौन है? चिली। चिली। इस चिली में और खास बात देखिए, ये यहां बोलीविया है, और इस चिली और पेरू दोनों जहां मिलते हैं वहां पे एक मरुस्थल है, और उस मरुस्थल का नाम है आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल आपने बहुत बार सुना होगा। आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। एक बात आप और गौर कर रहे हो कि जितने भी मरुस्थल है वो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में आ रहे हैं। गर्म मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में आएंगे, ठंडे मरुस्थल महाद्वीपों के पूर्वी भाग में आएंगे। पेंटागोन आ गए ना, क्योंकि यहाँ पछुआ पवन पश्चिम से आएगी तो पश्चिमी तट पे तो वर्षा करेगी, पूर्वी तट मरुस्थल बनेगा। ऐसे यहाँ व्यापारिक पवन चलती है उष्ण कटिबंध में, तो वो व्यापारिक पवन पूर्वी तट पे तो वर्षा करती है, पश्चिमी तट शुष्क रह जाता है, और इसलिए पश्चिमी तट में क्या होता है? मरुस्थल होता है। आटाकामा जो मरुस्थल है आपका, ये कहां है? ये है भी उत्तरी चिली, चिली के ऊपर, चिली के ऊपर वाले में, वह दक्षिणी पेरू में, उत्तरी चिली व दक्षिणी पेरू में। और ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। भी आपको पता होना चाहिए विश्व का सबसे क्या है? शुष्क मरुस्थल है। बिल्कुल सही बात है भी। और आपको बता दूं कि ये जो मरुस्थल है, यहां नाइट्रोजन का उत्पादन होता है। नाइट्रोजन का उत्पादन, नाइट्रोजन जो आपकी गैस होती है नाइट्रेट्स में जिससे हम बदलते हैं, उसी नाइट्रोजन का यहां उत्पादन होता है। आपको इस बात का पता होना चाहिए। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए, इस चिली में यहां एक स्थान है, और उस स्थान का नाम है अरिका। अरिका। अरिका कहां है? उत्तरी चिली में, उत्तरी चिली में। और इसकी बात सुनिए, क्या बात है? विश्व का सबसे शुष्क स्थान, विश्व का सबसे शुष्क स्थान, आप खुद अंदाजा लगाइए। विश्व का सबसे शुष्क स्थान है, और विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन है? आटाकामा। आटाकामा। यहां आपको एक बात का पता होना चाहिए कि औसत है ये 16 वर्षों तक वर्षा नहीं होती, वर्षा नहीं होती। आप अंदाजा लगाइए कि पिछले 50 साल में केवल 3 बार ही बारिश हुई है। इतना शुष्क स्थान है, विश्व का सबसे शुष्क स्थान है, पिछले 16 वर्षों में बारिश नहीं हुई है। और आपको पता होना चाहिए पिछले 31 वर्षों में यहां केवल 3 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। इसका मतलब वर्षा तो होती नहीं है। बिल्कुल अरिका उत्तरी चिली में स्थित विश्व का सबसे शुष्क स्थान है अरिका। अरिका उत्तरी चिली में आटाकामा मरुस्थल में स्थित विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। इंपोर्टेंट की पावर 10,000 ये बात है। ओके भी। और ये वाली बात, ये इंपोर्टेंट की पावर 10,000 है, याद रखना। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल आटाकामा, विश्व का सबसे शुष्क स्थान अरिका। ओके भी। एक बात और बता देता हूं, यहां अरिका में पहले नाइट्रोजन का उत्पादन होता था, नाइट्रोजन का, और इसलिए ये पहले एक खनन नगर था। खनन नगर। खनन नगर आप समझ सकते हो, जैसे आप एक खुद बात देखिए, हमारे झारखंड में सिंहभूम है, या जैसे हमारे झारखंड उड़ीसा में जो जहां जहां खान है लोहे की, तांबे की, वहां नगर बस गए। और उसी प्रकार यहां पहले नाइट्रोजन का उत्पादन होता था, तो एक खनन नगर था। फिर यहां नाइट्रोजन निकलना बंद हो गई, तो ये नगर उजड़ गया, और वर्तमान में इसको भूत नगर कहते हैं। भूत नगर। हमारी भूगोल में ये नगर की आखिरी अवस्था होती है जिसमें नगर उजड़ जाता है, नगर समाप्त हो जाता है। तो उरिका वर्तमान में एक भूत नगर है। ओके भी, ये बता देता हूं। उसके बाद आपको एक बात का और पता होना चाहिए, यहां से लेकर यहां तक
चिली से लेकर अर्जेंटीना तक, यहां विश्व का सबसे लंबा पर्वत स्थित है, एंडीज। तो चिली जो है वो एंडीज पर्वत में स्थित एक देश है। इसके ये आटाकामा मरुस्थल जो है ये एंडीज पर्वत के इधर है, आप ये भी याद रखना। ओके भी, तो ये आपका चिली की कुछ बातें थी जो आपको समझ में आई होंगी। जहां तक मेरा अनुमान है आपको बातें समझ में आ गई। अब मैं आपको एंडीज पर्वत की बात बता देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भी एक, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, इसके बाद मैं आपको एंडीज पर्वत की बात बताता हूं। सबसे पहले चुक्कीमाटा तो आपको याद हो ही गया। हाँ जी, एंडीज पर्वत की आप बात देखिए, ये आपका एंडीज पर्वत है, ये कहां है? सबसे पहले दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में देशों की बात करें तो चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया, पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला तक चला जाता है। ये भी बिल्कुल दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में। कैसा पर्वत है एंडीज? तो एंडीज जो पर्वत है वो नवीन वलित पर्वत है, और नवीन वलित पर्वत और कौन है? तो जैसे हिमालय, रॉकी, कल हमने उत्तरी अमेरिका में रॉकी बात की थी, आल्प्स जो है ये सब ये हिमालय के साथ का पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। और इस पर्वत की लंबाई जो है वो 7200 किलोमीटर है। इसलिए एक खास बात बन जाती है कि ये विश्व का सबसे लंबा पर्वत है, बिल्कुल भी। विश्व का मतलब होता है महाद्वीप। विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। पृथ्वी का सबसे लंबा पर्वत मध्य अटलांटिक कटक है, जो अटलांटिक महासागर के बीचों बीच 14,400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। लेकिन ये विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। उसके बाद एक बात और बताता हूं, विश्व का हिमालय के बाद दूसरा ऊंचा पर्वत, हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, एंडीज विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। और इस एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। इसकी ऊंचाई 7021 मीटर भी मानी जाती है। भी आप एक बार देख लीजिए थोड़ा गौर करके, 7021 मीटर भी मानी जाती है और 6960 मीटर भी मानी जाती है। अब दोनों ही आंकड़े आ सकते हैं। ये जो एकांकागुआ ये है कहां? चिली व अर्जेंटीना की सीमा पर, चिली व अर्जेंटीना की सीमा पे यहां है भाई, यहां है चिली अर्जेंटीना की सीमा पे। और ये एकांकागुआ जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकागुआ। ये आपकी खास बात थी, समझ में आ गई। एक खास बात और बता देता हूं भाई, और वो क्या है उस पे आप गौर कीजिए कि ये जो आपका पर्वत है, इस पर्वत में यहां पेरू और बोलिविया की सीमा पे यहां एक झील है एंडीज पर्वत पे, और इस झील का नाम है टीटीकाका झील। कहां है? पेरू व बोलिविया की सीमा पर। और ये टीटीकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील है। टीटीकाका झील जो है ये विश्व की सबसे ऊंची झील है। और आपको पता होनी चाहिए बोलिविया की राजधानी जो है वो लापाज है। बोलिविया की राजधानी लापाज, और ये लापाज भी एंडीज पर्वत के ऊपर स्थित है, और इसलिए ये विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। विश्व की सबसे ऊंचाई में स्थित राजधानी लापाज, विश्व की सबसे ऊंची झील टीटीकाका, विश्व का सबसे लंबा पर्वत एंडीज, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय, दूसरा ऊंचा पर्वत एंडीज, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल आटाकामा,
आटाकामा, ये आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। एंडीज पर्वत की यही खास बात है, एंडीज पर्वत से ही आपकी एक नदी निकलेगी और उस नदी का नाम है अमेजन। और वो अमेजन जो नदी है भी वो यहां आपको देखने को मिलेगी, जिसके 1050 से ज्यादा सहायक नदी है और विषुवत रेखा के ऊपर ब्राजील देश से बहती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो आपको एंडीज की बात समझ में आई होंगी। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या खास बातें हैं इसके। ओके, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए भी। ओके ओके ओके, स्क्रीनशॉट हो गया। अगली बात पे चले। एंडीज पर्वत खूब अच्छे से समझ में आ गया। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर नवीन वलित पर्वत, हिमालय के साथ का पर्वत, एंडीज, रॉकीज, हिमालय, आल्प्स, कुनलुन, ये सब एक साथ, एटलस अफ्रीका का एक साथ बने हुए पर्वत हैं। ओके, इसकी सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है भी। विश्व का सबसे लंबा पर्वत एंडीज, विश्व का दूसरा ऊंचा पर्वत एंडीज। सारी बातें याद हैं, इतने आप इंटेलिजेंट पहले से ही हो। ये तो आपको थोड़ा सा याद दिलाना पड़ता है, बाकी आती तो सारी चीजें हैं ही आपको। ओके भी, इसके बाद मैं आपको जो बात करने वाला हूं वो इस नदी की बात करने वाला हूं, अमेजन नदी की। अमेजन, आपको दो बातें सबसे पहले बता देता हूं। विश्व की सबसे बड़ी नदी, बड़ी का मतलब होता है भी जिसका अपवाह क्षेत्र बड़ा हो, जिसमें पानी ज्यादा बह के आता हो, तो ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। दूसरी बात, इसके 1050 से ज्यादा सहायक नदी हैं। तो आप समझ गए होंगे 1050 सहायक नदी है, इसका मतलब वास्तव में ही नदी बड़ी है। ओके भी, और ये जो नदी है निकलती कहां से है? पेरू में। पेरू में देखो बेटा, पेरू, ये रहा पेरू। मैंने देखो यहां से पहले ही निकाल दी थी अमेजन नदी, पेरू से निकाली थी। पेरू में एंडीज पर्वत से, बिल्कुल पर्वत एक ही है और पर्वत से नदियां निकलती हैं। इसका अंत कहां है? तो विषुवत रेखा के निकट, विषुवत रेखा के निकट कहां पे? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में, विषुवत रेखा के निकट अटलांटिक महासागर में ये जो नदी है ये गिर जाती है। आपको पता होना चाहिए इसकी लंबाई जो है वो 6295 किलोमीटर है। और भाई कुछ किताबें जो हैं वो ये बता रही कि नए शोध जो हुए हैं उसमें इसकी लंबाई 6720 किलोमीटर हो गई है और ये विश्व की सबसे लंबी नदी भी बन गई है। लेकिन जब तक भारत की किताबों में ये बात नहीं लिखी जाएगी तब तक हम इसको नहीं मान सकते। कोई गाइड गुइड में आपको पढ़ने को मिल सकती है, बुक्स में अभी नहीं लिखा है। तो ये विश्व की सबसे लंबी, सबसे बड़ी नदी है, अभी लंबी नहीं है। लंबी नदी नील नदी है, आपको इस बात का पता होना चाहिए। मंडीरा, मंडीरा इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। मंडीरा सबसे बड़ी सहायक नदी है, बिल्कुल भी मंडीरा इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इस नदी के किनारे देखो विषुवत रेखा से होके बहती है, तो इस नदी के किनारे विषुवत रेखीय सदाबहार वन मिलते हैं। सदाबहार वन, क्योंकि यहाँ रोज दोपहर 2 बजे बाद मूसलाधार वर्षा होती है और इसलिए यहाँ विषुवत रेखीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिनको सेलवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेलवास। या विषुवत रेखीय सदाबहार वन पाए जाते हैं जिनको सेलवास कहा जाता है। ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बातें थी। और ये जो क्षेत्र है ब्राजील में सदाबहार वन, अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन का सदाबहार वन क्षेत्र, सदाबहार वन क्षेत्र ये विश्व का सबसे बड़ा सदाबहार वन क्षेत्र है। ओके भी, ये आपकी एक नदी थी अमेजन जो कंप्लीट हो गई। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन, विश्व में सबसे ज्यादा सहायक नदी इसके 1050। और ये नदी जो है भी ये कहां गिरती है? अटलांटिक महासागर में। विश्व में सबसे ज्यादा जल विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता किस नदी में है?
कांगो या जायरे नदी में जो अफ्रीका में है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो या जायरे नदी, आपको यह भी पता होना चाहिए विषुवत रेखा को 2 बार कौन काटती है? कांगो या जायरे नदी। और विषुवत रेखा के निकट बहने वाली नदी अमेजन नदी भी है, याद रखना भी इस बात को। ओके, इसके बाद आपकी अमेजन का स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं आपको बताता हूं, यहां एक नदी होती है ओरेनिको, ओरेनिको, और उसकी एक सहायक नदी होती है कैरो, कैरो, कैरो। तो ये 2 बातें और आपको अभी बताता हूं, इसके बाद आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो आप देखना, ओरेनिको नदी, कौन सी नदी भी? ओरेनिको नदी, ओरिनिको भी कह देते हैं, ओरिनिको नदी। ओरिनिको नदी जो है वो कहां से निकलती है, क्या खास बात है? ये गियाना उच्च भूमि से निकलती है। गियाना देश है, आप देखना, गियाना उच्च भूमि से निकलती है। एटलस में आप देखोगे तो गियाना देश है, गियाना उच्च भूमि से निकलती है और गिरती कहां है? अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में। आपको पता होना चाहिए ऊपर भी तो यहां अटलांटिक महासागर है। अरे ये कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर अटलांटिक महासागर का ही तो सीमांत सागर है। तो ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। और इसकी एक ही खास बात है, वो आप सुन लो। इस ओरेनिको की एक सहायक नदी है कैरो, कैरो, और वो कैरो नदी जो है वो एक जलप्रपात बनाती है, एंजिल, एंजिल, जो 979 मीटर ऊंचा है। और ये जो जलप्रपात है ये वेनेजुएला में है, वेनेजुएला में, वेनेजुएला देखो ये रहा, ये वेनेजुएला में है। अब आपको मैं सिर्फ इस बात के लिए ये नदी पढ़ा रहा था, और ये बात आपकी इंपॉर्टेंट की पावर 10,000 है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल। कितना ऊंचा? 979 मीटर। किस देश में? वेनेजुएला में। कौन सी नदी बनाती है? कैरो। कैरो किसकी सहायक नदी है? ओरेनिको की। बात कंप्लीट, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात थी आपकी। बात क्लियर हो गई? ओके, यहां से एक इक्वेडोर में एक ज्वालामुखी और है, वो और बता देता हूं तो आज की बात कंप्लीट हो जाएगी। कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी, इसकी खास बात क्या है? विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी। तो आप एक बात बताइए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय, हिमालय में ज्वालामुखी होती नहीं है। दूसरा ऊंचा पर्वत एंडीज है, तो एंडीज वाली मिलेगी। विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी। और इसी के साथ आपका ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया मेरे हिसाब से। तो कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द ही राव सर की क्लास शुरू हो रही है, और आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए और थोड़ा सा प्रयास कीजिए एक बार वापिस से ज्यादा बच्चे जुड़े, क्योंकि राजस्थान पुलिस के एग्जाम की डेट आ रखी है, पटवारी की आ रखी है, इधर हरियाणा में भी बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, दिल्ली पुलिस का एग्जाम होने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को चैनल से जोड़िए ताकि लोगों तक हमारी ये एजुकेशन की मुहिम जो है वो पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।